सिविल प्रोसीजर कोड, ये नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे मुश्किल नियम और कानून होंगे। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक कहानी के जरिए समझें। इस बार हम एक जमीनी विवाद की कहानी को बिल्कुल शुरू से आखिर तक देखेंगे, ये समझने के लिए कि हमारी सिविल अदालतें असल में काम कैसे करती हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी साधी शिकायत से। सोचिए, एक क्लाइंट आता है और ये परेशानी बताता है। यही एक छोटा सा विवाद अब हमारा गाइड बनेगा, जो हमें सिविल कोर्ट की पूरी प्रक्रिया से लेकर चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोर्ट में कदम रखने से भी पहले सबसे पहला काम होता है ये पहचानना कि इस कहानी के किरदार कौन कौन है। आखिर इस लड़ाई में कौन किसके खिलाफ है। इन्हीं किरदारों को पहचानना ही वो पहला कदम है जहां से ये कानूनी सफर शुरू होता है। कानून की भाषा में इन किरदारों के खास नाम होते हैं। एक होता है वादी, यानी प्लेंटिफ। हमारी कहानी में ये वो क्लाइंट है जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ है और वो इंसाफ मांगने आया है। और दूसरा है प्रतिवादी, यानी डिफेंडेंट, वो इंसान जिस पर कब्जा करने का इल्जाम है। लेकिन रुकिए, कहानी में हमेशा सिर्फ दो ही किरदार नहीं होते। हमारे मामले में क्लाइंट का ये भी कहना है कि कब्जा करने में प्रतिवादी के बेटे का भी हाथ था। सिविल प्रोसीजर के नियमों के हिसाब से ये बात उस बेटे को एक आवश्यक पक्षकार बना देती है। मतलब एक ऐसा किरदार जिसके बिना केस का पूरी तरह से फैसला हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हमारे प्लेयर्स तैयार हैं, लेकिन इस लड़ाई को आधिकारिक तौर पर अदालत के मैदान में कैसे लाया जाए? अब वक्त है इस कानूनी शतरंज की बिसात पर पहली चाल चलने का। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत जरूरी शब्द की, अभिवचन या प्लीडिंग। इससे आप पूरे केस की नींव समझ सकते हैं। ये वो लिखित दस्तावेज है जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी बताते हैं। वादी के दस्तावेज को कहते हैं वादपत्र या प्लेंट, और इसी पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो आखिर इस वादपत्र में लिखा क्या है? इसमें जमीन की पूरी डिटेल है। यह बताया गया है कि यह वादी के पिता को कैसे मिली थी, वो तारीख जब प्रतिवादी ने जबरदस्ती कब्जा किया, और इस सबसे कितना आर्थिक नुकसान हुआ। यह एक तरह से अदालत के लिए उसकी कहानी का ऑफिशियल वर्जन है। तो ये मुकदमा आधिकारिक तौर पर शुरू कैसे होता है? इसके बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी कहानी यानी वादपत्र तैयार किया जाता है। फिर उस पे साइन करके ये वेरीफाई किया जाता है कि सब कुछ सच है, और आखिर में उसे अदालत में जमा कर दिया जाता है। बस खेल शुरू। चलो, केस तो फाइल हो गया, लेकिन जिसके खिलाफ केस हुआ है उस प्रतिवादी को कैसे पता चलेगा? अगला जरूरी कदम है उसे आधिकारिक तौर पर खबर करना, क्योंकि जाहिर है उसे अपने आप तो पता चलेगा नहीं। इसके लिए अदालत एक समन जारी करती है। ये बेसिकली एक सरकारी चिट्ठी है जो प्रतिवादी को बताती है कि आपके ऊपर मुकदमा हुआ है और आपको जवाब देने के लिए इस तारीख को अदालत में आना होगा। ये कदम पक्का करता है कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का मौका मिले। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हो अगर कोई अदालत के इस बुलावे को नजरअंदाज कर दे? ऐसा असल में काफी बार होता है, और इसके नतीजे भी काफी सीरियस हो सकते हैं। देखिए, अदालत में हाजिर न होने के अंजाम होते हैं। अगर सिर्फ वादी आता है तो अदालत एक तरफा सुनवाई कर सकती है, जिसे एक्स पार्टे कहते हैं। मतलब वो सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनकर भी फैसला दे सकती है। और अगर कोई भी नहीं आता तो अदालत बस केस को बंद कर देती है। अरे, हमारी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया है। क्लाइंट के वादपत्र में एक बड़ी गलती हो गई है। वो ये लिखना ही भूल गए कि कब्जे से पहले जमीन उन्हीं के पास थी। ये देखने में छोटी सी बात लगती है, पर यह केस को काफी कमजोर कर सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा कानून इतना भी सख्त नहीं है। प्रोसीजर के नियमों में ऐसी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, जिसे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कहते हैं। खुशकिस्मती से हमारे केस में भी अदालत ने वादी को अपनी गलती सुधारने और वादपत्र में बदलाव करने की इजाजत दे दी। तो अब दोनों पार्टियां अदालत में हैं। शुरुआती कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब वक्त है असली मुकाबले का। अब ट्रायल शुरू होगा। अब प्रतिवादी अपनी कहानी सुनाता है अपने लिखित कथन यानी रिटन स्टेटमेंट में, और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। प्रतिवादी का दावा है कि ये कोई जबरदस्ती कब्जा था ही नहीं, बल्कि 10 लाख रुपए में जमीन बेचने का एक बाकायदा सौदा हुआ था। अचानक अदालत के सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। तो फिर सच का पता कैसे चलेगा? यहीं से शुरू होता है सबूतों का दौर। दोनों पक्ष अपने अपने दस्तावेज पेश करते हैं, जज उनसे सवाल जवाब करते हैं, और फिर गवाहों को कटघरे में बुलाया जाता है।
अदालत इस पूरे झगड़े को कुछ बहुत ही जरूरी सवालों में समेट देती है, जिन्हें विवाद्यक या इश्यूज कहते हैं। हमारे मामले में सब कुछ 2 सवालों पर आकर टिक गया है। पहला, क्या जमीन का असली मालिक वादी है? और दूसरा, क्या उसे बेचने का कोई असली सौदा हुआ था? पूरा केस अब इन्हीं के जवाबों पर टिका है। और अब आता है सबसे ड्रामेटिक मोड़, गवाहों से पूछताछ। जिरह के दौरान वादी का ही एक गवाह ये मान लेता है कि हां, दोनों पार्टियों के बीच पैसों का लेन देन तो हुआ था। दूसरी तरफ प्रतिवादी के गवाह कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से सौदे पर दस्तखत होते देखे थे। मामला अब और भी ज्यादा उलझ गया है। सारे सबूत पेश हो चुके हैं, सारी गवाहियां हो चुकी हैं। अब मुकदमा अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब वक्त है फैसले का। फैसले से ठीक पहले दोनों पक्ष अपनी आखिरी दलीलें पेश करते हैं। वादी का वकील कहता है कि यह समझौता नकली है और कब्जा हमेशा से उनका था। वहीं प्रतिवादी का वकील जोर देकर कहता है कि सौदा बिल्कुल असली है और गवाहों ने भी यही बात कही है। अब सब कुछ जज के हाथ में है। और आखिर में फैसला आता है। हमारी कहानी में जीत वादी की होती है। अदालत मानती है कि वादी ने यह तो साबित कर दिया कि जमीन उसकी है और कब्जा भी उसी का था, लेकिन प्रतिवादी ये साबित नहीं कर सका कि जो बिक्री का समझौता दिखाया गया वो वाकई में असली और कानूनी तौर पर सही था। तो चलिए इस पूरे सफर पर एक आखिरी नजर डालते हैं, वादपत्र दाखिल करने से लेकर समन, विवादयक, गवाह और फिर अंतिम फैसले तक। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिरी कदम होता है निष्पादन या एग्जीक्यूशन, जहां अदालत ये पक्का करती है कि उसके फैसले पर अमल हो, यानी प्रतिवादी को जमीन खाली करने को कहा जाता है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। इंसाफ के इस लंबे सफर में क्या सिर्फ आखिरी नतीजा ही मायने रखता है, या फिर जिस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं उसका निष्पक्ष होना भी उतना ही जरूरी है? ये सोचने वाली बात है।